नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सब लोग। एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल मंजू ज्ञान धारा पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। हिंदी साहित्य का इतिहास हमारा चल रहा है। आदिकालीन निराशो साहित्य हमने कंप्लीट कर लिए। आज हम जानेंगे लौकिक साहित्य। आज हमारा आदिकालीन जो साहित्य है वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आगे हम पढ़ेंगे भक्ति काल को। आदिकाल हमारा कंप्लीट हो जाएगा और आज लास्ट वीडियो है हमारा आदिकाल को लेकर। और इसमें क्या है, लौकिक साहित्य है। लौकिक साहित्य के बारे में हम जानेंगे भी लौकिक साहित्य है वो क्यों रचा गया, प्रमुख उद्देश्य क्या था, कौन कौन सी रचना आती है, कौन कौन सी विद्वान आते हैं। अच्छे से मैं आपको पढ़ाने का प्रयास करूँगी, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। प्लीज़ आप मेरी वीडियो को पूरा देखना, पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कर देना। पहली बार आप मेरे चैनल पर विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि आने वाली ऑल नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुंच जाए। तो देखो, आपसे पूछ लिया जाए भी लौकिक साहित्य का प्रमुख उद्देश्य क्या है, तो सबसे पहले आपको याद रखना है प्रमुख या मुख्य उद्देश्य आपसे पूछा जाए तो आपको ध्यान रखना है लोक मनोरंजन, यानी जो आम जन था उनके मनोरंजन के लिए क्या किया गया, लौकिक साहित्य को रचा गया या लिखा गया। ये बात आपको ध्यान रखनी है। डोला मारू रादुआ एक ऐसी रचना है जो आम जन के मनोरंजन के लिए लिखी गई रचना है। इसमें अगर आपसे पूछ लिया जाए रचनाकार, तो रचनाकार का नाम आपको बताना है। कवि कलोल है। क्या है? कवि कलोल आंसर देना है। और रचना काल आपसे पूछ लिया जाए डोला मारू रादुआ का रचना काल यानी समय पूछ लिया जाए किस समय, तो 11वीं शताब्दी आपको आंसर देना है। भाषा आपसे पूछ ली जाए डोला मारू रादुआ की जो भाषा है वो राजस्थानी भाषा है। और रचनाकार कवि कलोल है। लेकिन नोट लगाकर मैंने लिखा है, परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है। रचनाकार में कई बार कवि कलोल ने देकर कुशल लाभ भी मिलता है। इसका क्या कारण है, मुख्य रीजन क्या है, देखो तो 1561 ईस्वी के अंदर 1561 ईस्वी के अंदर जो कुशल लाभ या कुशल से नामक वाचक थे, इन्होंने कुछ पंक्तियां जोड़कर इसका विस्तार कर दिया। इसकी वजह से कभी कभार क्या है, कुशल लाभ को भी मान लिया जाता है। यानी 1561 ईस्वी में कुछ और पंक्तियां जोड़कर डोला मारू रादुआ का क्या कर दिया, विस्तार कर दिया। इसलिए उसको क्या किया जाता है, कुशल लाभ को भी इसका रचनाकार मान लिया जाता है। अब आपको परीक्षा में कंफ्यूज नहीं होना है। आंसर के यानी ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको आंसर देना है। या अगर आपको मिले कभी कलोल मिले तो आंसर आपको कभी कलोल लगाना है। अगर कभी कलोल आपको नहीं मिले, उसकी जगह कुशल लाभ मिले तो आपको कुशल लाभ लगाना है। ठीक है। ये रचना कैसी है? इस रचना में डोला क्या है, डोला नायक है और मारू है वो एक नायिका है। ठीक है। दोनों के प्रेम का मार्मिक चित्रण किया गया है, दोनों के प्रेम का। तो नायक डोला है। डोला की उम्र आपसे पूछ ली जाए, ऐसे भी क्वेश्चन बनता है भी डोला मारू रादुआ के अंदर नायक कौन है, तो डोला है। उम्र आपसे पूछी जाए तो 2.5 वर्ष अगर ऑप्शन में हो, 3 ऑप्शन में ना मिले तो 2.5 वर्ष आंसर करना है। अगर 2.5 वर्ष ऑप्शन में ना मिले तो 3 वर्ष आपको आंसर करना है। ठीक है। नायिका आपसे पूछ लिया जाए डोला मारू रादुआ की, तो आपको नायिका का नाम देना है मारू, मारवण या मारवाणी। उम्र क्या है, 1.5 वर्ष है। अब आपको वैसे तो आपने बहुत बार सुना होगा, पढ़ा भी होगा, लेकिन थोड़ा आश्चर्य सा होता है कि भी डोला की उम्र है वो 2.5 वर्ष है और मारू की उम्र है वो 1.5 वर्ष है। उसके बाद उसके प्रेम प्रसंग का मार्मिक चित्रण इस रचना में किया गया है। देखो वो कैसे किया गया है। और सहनायिका आपसे पूछ लिया जाए तो सहनायिका के नाम में आपको याद रखना है मालवाणी देना है। क्या देना है? मालवाणी। आपको नायिका और सहनायिका के नाम में कंफ्यूज नहीं होता है। नायिका कौन है? मारू, मार वण या मारवाणी है। मार मार पे रखना है नायिका को, और माल नाम आए तो सह नायिका लगाना है। ठीक है। तो अब आप देखो भी ये डोला और मारू किसके पुत्र पुत्री है, तो आपको ध्यान रखना है पुंगल देश के राजा पिंगल की पुत्री मारवाणी का विवाह 1.5 वर्ष की अवस्था में नरवर के राजा नल के 3 वर्षीय पुत्र डोला के साथ हुआ था। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ये जो मारवाणी है, मारू जो है, ये किसकी बेटी है? पुंगल देश के राजा। किस देश के राजा?
अब क्वेश्चन कैसे भी बन सकता है, यानी मारवाणी के पिता का क्या नाम है, किस देश के हैं, तो पुंगल देश के हैं, नाम क्या है, पिंगल है, किसकी पुत्री है, पिंगल की पुत्री है, क्या नाम है, मारवाणी है। अब उम्र भी पूछ ली जाए तो 1.5 वर्ष है। और किसके साथ शादी होती है, डोला के साथ शादी होती है, तो डोला है वो जयपुर यानी नरवर के राजा नल के पुत्र हैं, नल नाम के। यानी अब डोला के पिता का नाम आपसे पूछ लिया जाए तो नल बताना है, डोला की उम्र आपको 3 वर्ष ये बतानी है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट स्लाइड में आप देखो, जो ये डोला मारू राधुआ जो हमारी रचना है, जो ये एक पूरा का पूरा क्या है, राजस्थानी भाषा में लिखा गया लौकिक साहित्य है, आम जन के मनोरंजन के लिए लिखा गया है, इसलिए राजस्थान के अंदर बहुत ज़्यादा मतलब ये फेमस है न। तो आपको ध्यान रखना है महत्वपूर्ण बिंदु कौन कौन से हैं। मूल रूप से ये प्रेम कथा पर आधारित है, आपसे पूछ लिया जाए भी किस पर आधारित है, प्रेम कथा पर आधारित है। इस ग्रंथ का नायक आपसे पूछ लिया जाए तो मैंने आपको बता दिया, जयपुर नरेश के राजा है नल, जिसके पुत्र है डोला। और उम्र आपसे पूछ ली जाए 2.5 वर्ष से। और अगर ऑप्शन में 3 वर्ष आए तो आपको 3 वर्ष लगाना है। नायिका आपसे पूछ ली जाए पिंगल, यानी पिंगल उस टाइम जैसलमेर की बात है, ये पिंगल नरेश जैसलमेर, पुंगल की राजकुमारी मारू यानी मारवण या मारवाणी कितने वर्ष की है, 1.5 वर्ष की। इन दोनों की प्रेम कथा का मार्मिक चित्रण इसमें मिलता है, यह दोहा शैली में लिखित है। आपसे पूछ ली जाए भी ये किस शैली में लिखी गई है, यानी डोला मारूरा दुहा, नाम से ही पता चल रहा है आपको भी डोला मारूरा दुहा किस शैली में लिखी गई है, दोहा शैली में लिखी गई है, ठीक है। अब आपसे पूछ लिया जाए राजस्थानी साहित्य की सर्वाधिक प्रसिद्ध रचना मानी जाती है, यानी ये क्वेश्चन ऐसे आ जाए परीक्षा में भी राजस्थानी साहित्य की सर्वाधिक प्रसिद्ध रचना कौन सी है, तो आपको 4 ऑप्शन मिल जाए, तो आपको ध्यान रखना है। अब एक इस रचना को लेकर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का एक कथन आपको ध्यान रखना है। यानी सबसे पहले मैंने आपको बता दिया ये दोहा शैली में लिखी गई है, उसके बाद राजस्थानी साहित्य की सर्वाधिक प्रसिद्ध रचना है। 4 ऑप्शन आपको मिलेंगे, भी ऐसी कौन सी रचना है जो राजस्थानी साहित्य की सर्वाधिक प्रसिद्ध रचना है, तो आपको याद रखना है डोला मारूरा दोहा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने इस रचना के दोहों को क्या कहा, यानी हजारी प्रसाद द्विवेदी जी है, इस रचना के जो दोहे थे उसको क्या नाम दिया, हेमचंद व बिहारी के दोहों के बीच की कड़ी माना। ये परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आपको ध्यान देना है। यानी हेमचंद व बिहारी के जो दोहे थे उसके बीच की कड़ी का काम कौन सी रचना के दोहे कर रहे हैं, डोला मारूरा दोहा रचना है उसके जो दोहे हैं वो कर रहे हैं। ये बात किसने कही है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कही है, ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट आप देखो, एक बहुत अच्छा कथन दिया हुआ है, ये कथन देकर आपसे पूछा जा सकता है, यानी कौन सी रचना से लिया गया है और किसके बारे में कहा गया है। तो देखो आप, सोरटियो दोहो भलो भली मरवण री बात, सोरटियो दोहो भलो भली मरवण री बात। अब आप मरवण के नाम से ही मतलब अनुमान लगा सकते हो भी किस रचना से लिया गया है, डोला मारू री दुआ से लिया गया है। उसकी नायिका मैंने आपको बताया मारू या मरवण या मारवाणी है। जोबन छाई धन भली, राजस्थानी में धन किसको कहा जाता है, जोबन छाई, यानी जोबन यहाँ किसके रूप में लिया गया है, जवानी के रूप में लिया गया है, यौवन के रूप में लिया गया है। धन भली तारा छाई रात, यानी इसमें बताया गया है सोरटियो धो भलो भली मारवण री बात, जो डोला की जो नायिका है मारवण या मारू उसकी बात भली है। और जोबन छाई धन भली, यानी जवानी में भरी हुई धन यानी स्त्री, और तारा छाई हुई रात है वो क्या लगती है, अच्छी लगती है। इस बात में ये बताया गया है, आपको ध्यान रखना है। कैसे भी पूछा जा सकता है भी किस रचना से लिया गया है, किसके बारे में कहा गया है, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड में आप देखो, नेक्स्ट स्लाइड में हम जानेंगे विद्यापति के बारे में, यानी लौकिक साहित्य के अंदर हमारा सेकंड जो विद्वान है उसमें हमें विद्यापति के बारे में जानेंगे भी विद्यापति जी का लौकिक साहित्य में क्या योगदान है। तो जन्म आपसे पूछ लिया जाए विद्यापति का दरभंगा बिहार यानी बिपसी गांव के अंदर हुआ है, ये बात आपको याद रखनी है, दरभंगा बिहार के अंदर। कब हुआ, 1368 ईस्वी में हुआ, ठीक है। आश्रय दाता के रूप में आपसे पूछ लिया जाए भी किस राजा के आश्रय में ये रहे हैं, तो शिव सिंह और कीर्ति सिंह के दरबार में ये रहे हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अब
जो विद्यापति जी हैं इसके बारे में महत्वपूर्ण तथ्य हैं निम्न है, वो इस प्रकार है। आप देखो, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार विद्यापति हैं वो शैव मत के अनुयायी माने जाते हैं। अब आपसे पूछ लिया जाए विद्यापति को शैव मत के अनुयायी मानने वाले कौन है, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार विद्यापति को किस मत का अनुयायी माना जाता है, शैव मत का माना जाता है। जबकि श्याम सुंदर दास और वर्ज नंदन साय के अनुसार वैष्णव धर्म के हैं। आपको याद रखना है, परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। विद्यापति जी को आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी तो शैव मत के मानते हैं, और श्याम सुंदर दास और वर्जनंदन साय है वो क्या मानते हैं, वैष्णव मत से मानते हैं। आपको ध्यान रखना है। विद्यापति को हिंदी साहित्य में कृष्ण काव्य रचना करने वाले प्रथम कवि के रूप में जाना जाता है। अब आपसे पूछ लिया जाए भी लौकिक साहित्य के अंदर ऐसे कौन सी विद्वान हुए हैं जो हिंदी साहित्य में कृष्ण काव्य रचना करने वाले प्रथम विद्वान हैं, तो विद्यापति को माना जाता है। इन्होंने क्या किया, अपनी रचना में कृष्ण को क्या माना, जो लौकिक साहित्य में रचना की, कृष्ण को नायक और राधा किसको माना, राधा को क्या माना, नायिका माना। ये बात आपको ध्यान रखनी है। यानी कृष्ण को नायक और राधा को नायिका मानकर अपनी रचनाएं की। कौन से कवि ने की, कृष्ण काव्य के रूप में कौन से कवि ने अपनी रचना की, तो आपको ध्यान रखना है विद्यापति जी ने की। ठीक है। अब नेक्स्ट आप देखो, विद्यापति जी को आदिकाल और भक्ति काल, यानी आदिकाल और भक्ति काल का संधि कवि कहा जाता है। संधि का मतलब होता है मेल मिलाप करने वाला, मिलाने वाला। यानी क्यों कहा जाता है, देखो आदिकाल के ये विद्यापति हैं वो किसके कवि हैं, आदिकाल के कवि हैं। आदिकाल में रचना कर रहे हैं, लेकिन नायक और नायिका के रूप में किसको ले रहे हैं, कृष्ण को ले रहे हैं। ठीक है, तो कृष्ण की भक्ति की तरफ जा रहे हैं ना, तो इसलिए आदिकाल और भक्ति काल का संधि कवि के रूप में विद्यापति जी को जाना जाता है। क्वेश्चन ऐसे आए कि आदिकाल एवं भक्ति काल का संधि कवि किसे कहा जाता है, तो नीचे 4 ऑप्शन मिले, तो उसमें आपको ध्यान रखना है विद्यापति जी को आदिकाल और भक्ति काल का संधि कवि कहा जाता है। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। अब नेक्स्ट कथन क्या कह रहा है, देखो डॉक्टर वचन सिंह ने इसको अपरस या अपरूप का कवि कहा है। अब आपसे पूछ लिया जाए विद्यापति को अपरस या अपरूप का कवि किसने माना है, तो डॉक्टर वचन सिंह ने माना है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट स्लाइड में आप देखो, जॉर्ज गिरियसन जी क्या कहते हैं, देखो आप ने इनको रहस्यवादी कवि कहा है। अब आपसे पूछ लिया जाए विद्यापति को रहस्यवादी कवि किसने कहा, तो आपको याद रखना है जॉर्ज गिरियसन जी ने कहा है। ठीक है, हरजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने इनको श्रृंगार रस का बाक सिद्ध कवि कहा है। जो हरजारी प्रसाद द्विवेदी जी हुए हैं उन्होंने विद्यापति को श्रृंगार रस का बाक सिद्ध कवि कहा है। अब क्वेश्चन ऐसे आए, श्रृंगार रस का बाक सिद्ध कवि किसे कहा जाता है, विद्यापति को कहा जाता है। किसने कहा, हरजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा। और विद्यापति जी ने संस्कृत, मैथिली, अवट में भी काव्य रचना की। ध्यान रखना है, विशेष रूप से मैथिली में ज़्यादा योगदान रहा है, लेकिन संस्कृत में भी अपनी रचना लिखी है, अवट में भी लिखी है और मैथिली में। अब ऐसी कौन सी भाषा है जिसमें विद्यापति ने अपनी रचनाओं की रचना की है, तो आपको ध्यान रखना है संस्कृत, मैथिली, अवट। अन्य कोई 4 नंबर पर कोई और दे देगा, इनमें से कौन सी नहीं है, तो आपको ध्यान रखना है संस्कृत है, मैथिली है, अवट है। 3 भाषाओं में विद्यापति जी ने अपनी रचनाएं काव्य रचना की है। ये बात आपको याद रखनी है। नेक्स्ट आप देखो, इन्होंने भगवान कृष्ण को नायक, राधा को नायिका मानकर उनका श्रृंगारिक वर्णन किया है। यानी भगवान कृष्ण को क्या माना है, अपनी रचनाओं में नायक माना है, और राधा को नायिका माना है, और क्या किया है, श्रृंगारिक वर्णन किया है। इस बात को लेकर कुछ विद्वानों में मतभेद हो गया, विद्यापति को श्रृंगारिक कवि माना जाए या भक्त कवि। क्यों श्रृंगारिक वर्णन कर दिया, और कृष्ण जी को ले रहे हैं, भक्ति में भी जा रहे हैं, इसलिए कुछ विद्वानों के अंदर क्या हो गया, मतभेद हो गया। विद्यापति को श्रृंगारिक कवि के रूप में माने या फिर भक्त कवि के रूप में माने। तो देखो फिर विद्यापति जी को श्रृंगारिक मानने वाले कौन है और भक्त कवि मानने वाले कौन है, तो श्रृंगारिक कवि के रूप में आपसे नाम पूछ लिया जाए, श्रृंगारिक कवि मानने वाले रामचंद्र शुक्ल है, राम कुमार वर्मा है, रामवृक्ष वेनीपुरी है, डॉक्टर बाबू राम है। अब आपको याद रखना है बाबू को 3 बार राम राम करना है आपको। कितनी बार, बाबू को 3 बार, यानी तो 3 बार में क्या हो जाएगा, विद्यापति का श्रृंगार हो जाएगा। कैसे, देखो रामचंद्र शुक्ल 1 बार राम,
राम कुमार वर्मा 2 बार और राम वृक्ष वैनीपुरी 3 बार और डॉक्टर बाबू राम, यानी राम राम 3 बार आप याद रखोगे तो विद्यापति का क्या हो जाएगा, श्रृंगार हो जाएगा। तो विद्यापति को श्रृंगारी कवि मानने वालों का ये नाम है, आप अच्छे से याद कर लेना, परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। ऐसे कौन से विद्वान है जो विद्यापति को श्रृंगारी कवि नहीं मानते हैं, मानते हैं, क्वेश्चन कैसे भी बन सकता है, तो आपको ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट भगत कवि मानने वाले देखो, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, जॉर्ज गिरियसन और पंडित हरप्रसाद शास्त्री। कौन कौन है, हजारी, शास्त्री और गिरियसन, ठीक है, ये आपको याद रखना है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं, जॉर्ज गिरियसन है और पंडित हरप्रसाद शास्त्री हैं। ये क्या मानते हैं, विद्यापति को भगत कवि मानते हैं, ठीक है। अब आप देखो, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने इस बात को लेकर विद्यापति पर व्यंग्य किया है, क्योंकि ये कृष्ण को क्या मानते हैं, नायक मानते हैं, और राधा को क्या मानते हैं, नायिका मानते हैं, और किसका वर्णन कर रहे हैं, श्रृंगारिक रूप से अपनी रचनाओं की रचना कर रहे हैं। तो इस बात को लेकर व्यंग्य किया है किसने, रामचंद्र शुक्ल जी ने, कि आजकल आध्यात्मिक रंग के चश्मे बड़े सस्ते हो गए हैं। अब आपसे ये पूछ लिया जाए भी आजकल आध्यात्मिक रंग के चश्मे बड़े सस्ते हो गए हैं, ये किसके लिए कहा गया है, विद्यापति के लिए कहा गया है। किसने कहा है, रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है, व्यंग्य किया है। क्यों व्यंग्य किया है, क्योंकि कृष्ण और राधा को नायक नायिका मानकर श्रृंगारिक रूप में रचना की है ना, इस बात को लेके। अब देखो आप, विद्यापति के प्रमुख ग्रंथ आपसे पूछ लिया जाए तो 1 नंबर पर पदावली है। भाषा पूछी जाए पदावली की तो मैथिली भाषा में लिखी गई है। ये ही विद्यापति के प्रसिद्धि का आधार है, यानी सबसे ज्यादा प्रसिद्धि पदावली के द्वारा ही विद्यापति को मिली, मैथिली भाषा में लिखी गई। रचना काल आपसे पूछ लिया जाए 1403 ईस्वी बताना है, और रचना का आधार गीत गोविंद जयदेव, जो जयदेव द्वारा गीत गोविंद लिखा गया था उसको आधार बनाकर विद्यापति ने पदावली लिखी। किस भाषा में, मैथिली भाषा में लिखी। कब लिखी, 1403 ईस्वी में लिखी। और आपसे पूछ लिया जाए भी ऐसी कौन सी रचना है जिसके द्वारा विद्यापति को अपनी काव्य रचना के अंदर प्रसिद्धि मिली है, तो वो पदावली है, मैथिली भाषा में लिखी गई है, 1403 ईस्वी में लिखी गई है। रचना का आधार गीत गोविंद को बनाया गया है, और गीत गोविंद वो जयदेव की रचना है। अब आपसे पूछ लिया जाए भी विद्यापति के उपनाम क्या क्या है, तो ध्यान देना है आपको। विद्यापति को क्या क्या कह सकते हैं हम, मैथिली कोकिल कह सकते हैं, कवि शेखर कह सकते हैं, कवि कुल कंठार कह सकते हैं, कवि रंजन कह सकते हैं, अभिनव जयदेव भी बोल सकते हैं। अभिनव जयदेव किस लिए बोला जाता है कि गीत गोविंद को आधार बनाकर जयदेव की जो पुस्तक थी, जो रचना थी, उसको आधार बनाकर अपनी पदावली की रचना की गई, इसलिए अभिनय जयदेव के नाम से भी जाना जाता है। अब आप देखो पदावली के बारे में और क्या बातें हैं। आदिकाल की संगारिक रचना पूछ ली जाए, सर्वाधिक संगारिक रचना आदिकाल की पूछी जाए तो क्या है, पदावली है। और सर्वाधिक संगारिक रासो आपसे पूछ लिया जाए तो विशलदेव रासो है, ये मैंने आपको पहले पिछली वीडियो में बताया है। यानी आदिकाल की सर्वाधिक संगारिक रचना आपसे पूछे जाए तो आपको ध्यान रखना है पदावली है, और रासो को लेकर पूछा जाए तो सर्वाधिक संगारिक रासो विशलदेव रासो है। नेक्स्ट आप देखो, पदावली के पदों का सर्वाधिक प्रचार प्रसार किसके द्वारा किया गया, चैतन्य महाप्रभु के द्वारा किया गया। आपसे पूछ लिया जाए भी पदावली के जो पद है उसका सर्वाधिक प्रचार प्रसार है वो चैतन्य महाप्रभु के द्वारा किया गया। इन पदों को गाते गाते वो क्या हो जाते, भाव विभोर होकर मूर्छित हो जाते थे, ये बात आपको ध्यान रखनी है। इतने खो जाते थे, यानी शुद्ध बुद्ध भूलकर मूर्छित हो जाते थे। कौन, चैतन्य महाप्रभु। किसके पदों को गाते हुए, पदावली के पदों को गाते हुए, ठीक है। अब विद्यापति के अंदर एक कथन आपको याद रखना है, देसील बसना सब जन मीठा। बसना यानी देसी जो हमारी बोली या भाषा है उस सबको मीठी लगती है। ते तसन जपाओ अवट्टा, ये किसकी किस में कही गई है, विद्यापति के द्वारा कही गई है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट स्लाइड में आप देखो,
अन्य रचना है विद्यापति की कीर्तिलता 403 ईस्वी में लिखी गई है। आपसे पूछ लिया जाए भी कीर्तिलता है वो किसकी रचना है, तो विद्यापति की रचना है। 403 ईस्वी में लिखी गई, सॉरी भाई 1403 ईस्वी में लिखी गई है। भाषा अवट या अपभ्रंश है। विद्यापति के आश्रय तथा कीर्ति सिंह की यशगान का वर्णन है। किस राजा का वर्णन मिलता है, कीर्ति सिंह का। अब आपसे पूछ लिया जाए भी विद्यापति की ऐसी कौन सी रचना है जिसमें कीर्ति सिंह की यश गाथा का वर्णन मिलता है, तो आपको बताना है कीर्तिलता। और भाषा आपको याद रखनी है अवट या अपभ्रंश है। यह एक प्रबंध काव्य है। कीर्तिलता क्या है, प्रबंध काव्य। विद्यापति ने इस रचना को कहानी कहा है। अब आपसे पूछा जाए भी विद्यापति ने किस रचना को कहानी कहा है, तो कीर्तिलता को विद्यापति ने कहानी कहा है। अब देखो कीर्ति पताका, इसमें भी कीर्ति सिंह की यश गाथा गाई गई है। यानी कीर्तिलता या कीर्ति पताका दोनों विद्यापति द्वारा लिखी गई है। दोनों की भाषा अपभ्रंश या अवट है और 1403 ईस्वी में लिखी गई है और कीर्ति सिंह राजा के गुणगान इसमें किए गए हैं। ठीक है। अन्य रचना में भू परिक्रमा और पुरुष परीक्षा आपको याद रखनी है। अन्य रचना है वो भू परिक्रमा और पुरुष परीक्षा दोनों संस्कृत भाषा में लिखी गई है। तो अब आपको ध्यान रखना है विद्यापति जी ने संस्कृत में, अवट में और मैथिली तीनों भाषाओं में अपना काव्य रचना की है, अपना योगदान दिया है। आज बस यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। हमारा सेशन आज का आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार।